नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं। बहुत जल्द रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम शुरू है और उससे पहले जैसे हमने आपसे वादा किया था कि मैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए 5 बेहतरीन एग्जाम पेपर, 5 मॉक टेस्ट कराऊंगा और उससे पहले मैंने 4 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। ये 5वां और आखिरी मॉक टेस्ट है मेरे दोस्त, जो मैं आपके सामने सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है जी, मेरा वादा इसी के साथ किया हुआ पूरा होता है। आप चाहोगे तो मैं इन 5 मॉक टेस्ट को कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो बना देंगे मेरे भाई, और एक सिंगल वीडियो में डाल देंगे। आप एग्जाम से पहले जाके उसको एक बार देख लेना, यहां से आपको पक्का पेपर में सवाल फंसते हुए दिखेंगे। वैसे तो फॉर्म अंडर ग्रेजुएट लेवल का 60 लाख से ज्यादा बच्चों ने भरा है, लेकिन बच्चे इस एग्जाम के लिए इतने ज्यादा सीरियस हैं नहीं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में शुरू हो गए हैं, तो बच्चे एसएससी के एग्जाम की तरफ अब ज्यादा लग चुके हैं। और वैसे भी अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था, ठीक है, बच्चों को चाहे पेपर कैसा भी लगा हो, पर जो अभी तक खबरें आ रही हैं, एवरेज जो स्कोर है स्विफ्ट का वो 40-50 नंबर के बीच में है। बताइए, जो कि बहुत बुरा है। यानी कि रेलवे वाले बच्चों की बहुत दुर्दशा, बहुत हालत खराब है। वो मुंह उठा के ऐसे मुंह धो के पेपर देने चले गए कि एवरेज स्कोर 40-50 नंबर है पर शिफ्ट में बच्चों का, जो कि बहुत 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 कम है। ठीक है जी। तो बहुत सारे बच्चे जो है जवाब दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये मत समझो कि वो ग्रेजुएशन लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, तो पेपर के लेवल में कोई फर्क होगा, नहीं। जितना लेवल उसका था इतना ही लेवल इसका भी आएगा, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई इस एग्जाम को निकालने के लिए भी। ठीक है जी। अच्छा, ये तो मेरा आज काम पूरा हो गया। हम अपनी एप्लीकेशन पर सैटरडे संडे लाइव टेस्ट करा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आप लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करिएगा, लाइव टेस्ट शेड्यूल हो जाएगा 48 घंटे के लिए। हर वीक कराते हैं, सीजीएल का भी कराते हैं, एनटीपीसी का भी कराते हैं, तो आप वो जरूर दीजिएगा। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट प्यारे दोस्त आप यहां पे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे मैंने करा रखे हैं। देखिए, चारों लगातार मॉक टेस्ट है, 1 2 3 4, और आखिरी 5वां करवा रहा हूं। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के टॉप 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने कराया, जो सबसे बढ़िया टफेस्ट सवाल थे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, इतना काफी होगा मेरे प्यार भी गणित में दोस्तों, है ना। एंड टाइम पे आप इतना ही कर सकते हो। चलो शुरू करें प्यारे बच्चे। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। पहला सवाल आ गया जी, टाइम एंड वर्क का। पवन एक काम को 32 दिन में कर सकता है। ठीक है, बढ़िया। उसने 8 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने बचे काम को 27 दिन में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? पवन और संदीप मिलकर। बहुत बढ़िया। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए ना, यहां पर रिमेनिंग वर्क शब्द आ रहा, आप ना रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दिया करो, बचे हुए काम पे, कि आपको पता है टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। ध्यान से मेरी बात सुनेगा। पवन एक काम को 32 दिन में कर सकता है। पवन ने 8 दिन तक काम किया, 32 में से 8 दिन काम किया, तो पवन के 24 दिन का काम बाकी है, 24 डेज का। फिर पवन ने काम छोड़ दिया। इसके बाद बचे काम को संदीप ने किया 27 दिन में। यानी कि जिस काम को पवन 24 दिन में करता, सेम उसी काम को संदीप ने 27 दिन लगाकर किया है। तो यानी कि टाइम का रेशियो क्या है? 3 से जाएगा भाई, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27। सेम काम को करने में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो 8-9 है। अगर टाइम का रेशियो 8-9 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा, 9:8, और इतना ही आपको समय लगेगा भैया एफिशिएंसी निकालने में। हमें इस ऐसे सवाल में रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दिया करो। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क। अच्छा, बोला पवन संदीप मिलकर, पवन और संदीप दोनों लोग मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? पहले टोटल वर्क तो निकालो। जैसे पहली लाइन से आ जाएगा, पवन एक काम को 32 दिन में कर सकता है। पवन की एफिशिएंसी 9 है बच्चों। पवन काम 32 दिन, एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, 32 दिन में कितना बनाएगा? 32 से टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को पवन और संदीप मिलकर कितने दिन में करेंगे? 9 + 8, 17 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, बटे 17 दिन में। ये आ जाएगा जी, यानी कि 32 में 288 बटे 17 हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर यूनिट आएगा, 9 दूनी 18, 8। देखो, 7 × 42, 2 6 8, 8 आएगा इसका। 7 × 42, 2 और ये 5 आ जाएगा। 7 × 42, 5 5 10, 0 आ जाएगा। 7 × 42, 2 4 6, ये 6 आ जाएगा। केवल इसी का यूनिट 8 आएगा, ए ऑप्शन ऊपर, है ना, क्योंकि यहां पे ऐसा ही डाटा दिया हुआ है।
अगला सवाल देखेंगे रेलवे जेई का। यदि किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 28 है, पेरीमीटर, इसकी इन रेडियस यानी कि ट्राइंगल के अंदर वाले सर्कल की इन रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या है? कंसेप्ट होता है बेटा, देखो जेई के पेपर में सवाल है, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। अगर किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस आपको दी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और सेमी पेरीमीटर आपको पता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, पेरीमीटर का आधा, तो ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं मेरे भाई आर इंटू एस। अब यहां पे आपको पेरीमीटर दिया 28, तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? 28 का आधा 14, तो 3.5 गुना 14 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपके सामने? 4249। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। खेल खत्म। सवाल नंबर 3 देखिए, पाइप ए और बी खाली टंकी को 84 और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कुल टंकी 42 मिनट में भर जाए? 18 मिनट। वाकई में इतनी देर में आप आंसर निकाल सकते हो इस सवाल का, अगर आपको सही अप्रोच पता है। बच्चे क्या है मेरे भाई, ऐसे जो बंद कर देने वाले सवाल है हमेशा एलसीएम से करने लगते हैं, नहीं करने की जरूरत पड़ती। पाइप ए खाली टंकी को 84 मिनट में भर सकता है और ये बी 36 मिनट में भर सकता है। हमने क्या किया, पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला। हमने स्टार्टिंग में दोनों पाइप को एक साथ खोला और पाइप बी को कितने समय बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 42 मिनट में भर जाए? यानी कि स्टार्टिंग में दोनों पाइप ए और बी ओपन करे गए हैं, फिर कुछ समय के बाद अपन लोगों ने क्या किया, बी को बंद कर दिया, पाइप बी को बंद कर दिया, यानी कि पाइप ए चालू रहा कुछ समय के बाद। यही पूछा कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि पूरी की पूरी टंकी 42 मिनट में भर जाए। यानी कि आपसे टाइम पूछा, इतने टाइम चलाकर पाइप बी को बंद कर दे, ये समय आपसे पूछा, बताओ। और लॉजिक ये है कि हमने पाइप बी को बंद किया, पाइप ए तो ऑल टाइम चालू है शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि पाइप ए तो पूरे 42 मिनट चालू रहा। 42 मिनट में पाइप ए कितनी टंकी भरेगा? पाइप ए मेरे प्यार में पूरी टंकी 84 मिनट में भरता है। पाइप ए पूरी टंकी 84 मिनट में भरता है। 1 मिनट में भरेगा 1/84, 42 मिनट में भरेगा 42/84, यानी कि आधा टंकी, हाफ। यानी कि पाइप ए पूरी टंकी 84 मिनट में भरता है तो 42 मिनट में तो आधी टंकी भरेगा ना, यानी कि पाइप ए ने आधी टंकी भरी है। अगर पाइप ए ने आधी टंकी भरी है तो बाकी आधी टंकी पाइप बी ने भरी होगी, और पाइप बी पूरी टंकी 36 मिनट में भरता है, तो आधी टंकी कितने मिनट में भरेगा? 18 मिनट में, यानी कि पाइप बी को 18 मिनट चला के बंद करना चाहिए। ये आंसर आ गया भाई, बताओ हो गया ना? आप बोलोगे यस सर। कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, अल्फा बीटा 0 और π/4 के बीच में है, तो आपसे पूछा tan टू अल्फा क्या होगा? गजब क्वेश्चन मेरे भाई। देखो ये अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा माइनस बीटा दिया है, पूछा है 2 अल्फा, tan टू अल्फा के बारे में, तो भैया ऐसे सवालों का तो स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा ना। 2 अल्फा को आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। आप देखो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है? ए प्लस बी का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ठीक है जी, तो त्रिकोणमिति के 1-2 सवाल जरूर आएंगे आपके पेपर में। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, यानी कि आपको tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अब जैसे cos अल्फा प्लस बीटा दिया, आपको चाहिए क्या? tan अल्फा प्लस बीटा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? 3 4 5 ट्रिपलेट होता है 3/4। अब जैसे यहां पे साइन अल्फा माइनस बीटा दिया, लेकिन आपको चाहिए tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा भैया? tan होता है लंब बटे आधार, साइन होता है भैया लंब बटे कर्ण, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अगर ये लंब 5 है तो बेस क्या आएगा? 12, 5/12 आ जाएगा, यहां रख दो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, यानी कि 3/4 प्लस 5/12 बटे 1 माइनस tan a tan 1 माइनस 3/4 गुणा 5/12। ये आ गया बच्चे, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो नीचे तो 48 हो गया, ऊपर भी आप 48 कर लो।
ऊपर भी प्यारे भाई आप 48 कर लो, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, 4 से 48, ये कितने 12, 12 ते 36, 12 चौक 48 और ये 20, और नीचे क्या आ जाएगा भैया 12 चौक 48, 48 माइनस 15 33, 33/48 ही आ गया। 48 कट गया, 36 प्लस 20 56/33 आंसर है, 56/33। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यहां से। अच्छा सवाल है, ऐसे करना बेटा, ये सवाल आएगा बिल्कुल। 24,000 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 15% ब्याज की दर से कितने समय में 36,501 हो जाएगी? 24, अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो 24,000 रुपए कितने टाइम में 36,501 रुपए हो जाएंगे? सवाल को करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। देखो, एक एक साल में बहुत फर्क आ जाता है ब्याज का। अगर 24,000 रुपए 36,501 रुपए हो गए तो आपको ब्याज कितना मिला? लगभग 24,000 पे 12,000 रुपए ब्याज मिला है। 24,000 प्लस 12,000 36,000 होता है। 24,000 का आधा होता है 50%, 12,000, यानी कि 50% से ज्यादा, 50% से हल्का सा ज्यादा आपको ब्याज मिला। बोलो किसी को कोई समस्या, किसी बालक को इसमें कोई डाउट? क्योंकि 24,000 का आधा 50% 12,000 होता है। 24,000 में 12,000 जोड़ेंगे 36,000, 36,501 है, तो 50% से ज्यादा ब्याज मिला। अब आप खुद बताओ, अगर ब्याज की दर 15% है तो 50% से ज्यादा, हल्का सा ज्यादा ब्याज कितने साल में मिलेगा? 15 का 2 बार सक्सेसिव आएगा, 32.25%, यानी कि 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में। 15 का 3 बार सक्सेसिव करोगे तो लगभग 52% आता है। याद रखिएगा बेटा, 15 का 3 बार सक्सेसिव, 15 एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है। 10 का 3 बार 33.1%, 5% का 3 बार 15.7625% ब्याज। तो यानी कि 3 साल में मेरे दोस्तों लगभग आपको 50% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। एक तरीका तो ये हवाई मेथड। दूसरा मेरे प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है, 15%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/20। इसका मतलब एक साल में 20 रुपए पर 3 रुपए ब्याज हो जाएगा, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 23। एक साल में मेरे प्यारे भाई, हर एक साल में आपका पैसा 23/20 गुना हो जाएगा। मेरे भाई अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 24,000 रुपए का प्रिंसिपल, 24,000 रुपए, कुछ समय के बाद अमाउंट बन गया 36,501 रुपए। तो आप ये देखो कितने गुना हो गया। ठीक है जी, ये 3 से कट रहा है 8,000, और ये 3 से कटेगा मेरे दोस्तों 12। ठीक है, 3 एकम 3, 3 × 18, 3 × 7 21 आ गया। नीचे 8,000 20 का क्यूब है, ऊपर 12161 किसका? 23 का क्यूब है, यानी कि 23/20 की पावर 3 हो गया। अगर हर एक साल में आपका पैसा 23/20 गुना हो रहा है, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 23/20 की पावर 3 है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 पावर हो रही है। जितनी बार पावर होगी उतने ही साल लगेंगे, 3 साल। ये हो गया मेरे भाई बेसिक मेथड। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। आ जाइए छठा सवाल। एबीसी और डीएफ दो ट्राइंगल इस प्रकार हैं कि एबीसी और एफडी सर्वांगसम त्रिभुज है। AB 17 है, एंगल बी 52 है, ए 95 डिग्री है, तो कौन सा सत्य है? देखिए भाई, अगर सर्वांगतम त्रिभुज है तो इनकी हर संगत भुजा और संगत कोण बराबर होंगे। अब जैसे यहां पे AB 17 बोला है तो AB के संगत यहां पे FD है, यानी कि FD भी 17 आएगा, DE 17 नहीं आएगा, DE 17 नहीं आएगा। इसके बाद यहां पे जैसे बोला है एंगल B 52 डिग्री का है, अभी एंगल ए 95 डिग्री का है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा मेरे भाई? एंगल सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो 95 और 52 कितना? 147, तो ये आपका 33 डिग्री का आ जाएगा। बोलो, अगर एंगल सी 33 डिग्री का तो एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई है, यानी कि एंगल ई 33 डिग्री का होगा, डी नहीं होगा, ये आंसर आ जाएगा। खत्म सवाल, इतना ही करना था। सातवां, दो ट्रेन पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद टी और एस तक पहुंचे में ट्रेन पी को 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन क्यू को 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। ट्रेन पी की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन क्यू की स्पीड क्या है? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट।
मेरे भाई जब भी ये सवाल आएगा यहां एक आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, S1/S2 बराबर √T2/T1। देखो दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हैं, बीच में कहीं मिलेंगी, मिलने के बाद वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, मिलने के बाद, यहां देखिए यही लाइन आएगी, मिलने के बाद वो अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पी को टी तक जाना है मेरे भाई, और दूसरी ट्रेन क्यू को एस पे जाना है मेरे दोस्तों। वो 4 घंटे 48 मिनट पहली ट्रेन लेती है, दूसरी ट्रेन लेते हैं 3 घंटे 20 मिनट। ये T1 T2 दिया है। ट्रेन पी यानी कि पहली ट्रेन की स्पीड आपको दी हुई है, दूसरी ट्रेन की स्पीड पूछी है। तो कौन सा कंसेप्ट, ये रहा आपके सामने कंसेप्ट। पहली ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड पूछे बराबर √T2/T1। ठीक है जी। अब देखो यहां पे घंटा मिनट में, तो मिनट में बदल लो, 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 180 मिनट प्लस 20 मिनट 200 मिनट हो गया। क्लियर है, ये बात भी सही है। बटे T1, T1 कितना आएगा, 4 घंटे 240 मिनट प्लस 48 मिनट, ये 288 मिनट हो गया। ये ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 8 से चला जाएगा मेरे भाई 25 बार, और 8 या 24 8 6 48, तो 25 का अंडर रूट 5 और 36 का अंडर रूट 6, तो 5 की वैल्यू 45 है, 9 गुना, तो 6 की वैल्यू भी 9 गुना आएगी 54, यानी कि दूसरी ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर आएगी मेरे भाई, सी ऑप्शन। इससे आसान सवाल नहीं है मेरे दोस्त कोई। आ जाओ 8वां सवाल देखिएगा, CGL 2022 का है ये, अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन मैंने डाला आपके मॉक में। बढ़िया, ABC एक काम को 11 20 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, B हर दिन काम करता है, और A से शुरू होते हुए अल्टरनेट डेज में उसकी और C द्वारा, B हर दिन काम करता है, उसकी A और C द्वारा आएगा मेरे भाई, A और C द्वारा हेल्प की जाती है, काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे भाई। देखिए 3 लोग हैं ABC, A किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, B जो है 20 दिन में कर सकता है, और C 55 दिन में। ठीक है, तो 11 और 20 कैल्शियम 220, 220 55 से भी कट जाएगा। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमने टोटल वर्क को 220 मान लिया, 220। तो A की एफिशिएंसी क्या आएगी, 20 आ जाएगी, B की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी, C की एफिशिएंसी क्या आएगी, 55 चौका 4 आ जाएगी। तो यहां पे तीनों की एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाल ली। आप बोलोगे यस सर। अब प्रॉब्लम यह है कि बी हर दिन काम करता है, बी पहले दिन भी काम करेगा, दूसरे दिन भी काम करेगा, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, हर दिन। और बी की हेल्प मेरे प्यारे भाई, बी को सपोर्ट करते हैं ए और सी अल्टरनेट डेज पर, बिगिनिंग विद ए, यानी कि पहले दिन बी के साथ ए हेल्प करता है, अगले दिन बी की हेल्प सी करता है, फिर बी की हेल्प ए करता है, फिर बी की हेल्प सी करता है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यानी कि क्या हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा? इस हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों हर 2 दिन में ये होगा, बी प्लस ए बी प्लस सी, बी प्लस ए बी प्लस सी, बी प्लस ए बी प्लस सी, चलता रहेगा। तो पहले दिन बी और ए कितना काम करेंगे, 20 + 11 31 यूनिट। अगले दिन बी और सी कितना काम करेंगे, बी और सी करेंगे भाई 11 और 4 15 यूनिट। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, हर 2 दिन में 2 दिन में काम होगा भैया 31 + 15 46 46। हमें काम करना है टोटल 220, हर 2 दिन में 46 यूनिट काम होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन हमें काम करना है यहां पर 220, तो 46 का मल्टीपल कौन सा, 220 के नजदीक, 46 पंजे 230, यानी कि 10 दिन से कम में ही काम हो जाएगा, ये आंसर है। अगर हर 2 दिन में 46 काम हो रहा है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो इस हिसाब से 10 दिन में कितना काम होगा 10 दिन के भीतर, तो आप कहोगे सर 46 पंजे 230 यूनिट काम होगा, लेकिन काम तो 220 करना है ना, तो यानी कि 10 दिन से पहले ही हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन 10 दिन से छोटा है। यहीं पे मैंने आंसर निकाल दिया, आगे नहीं करूंगा। पूरा करना है हमें काम, 230 हो जाएगा 10 दिन में, लेकिन हमें 220 यूनिट काम करना है, 10 यूनिट काम कम करना है। तो जिस बंदे ने सबसे आखिर में काम किया, देखो सबसे आखिर में काम किया होगा बी प्लस सी ने। बी प्लस सी एक दिन में 15 कुर्सी बनाते हैं, बी प्लस सी
B+ एक दिन में 15 कुर्सी बनाते हैं तो 10 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 10/15 दिन। अब 10/15 मतलब हो जाएगा 2/3। अब 10 में से 2/3 घटाओगे तो 9 सही 1/3 दिन आ जाएगा। ये 9:1/3 डेज आ जाएगा, पर आप ऑप्शन से कर लोगे, बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन? इस इक्वेशन के मूलों का गुणनफल क्या है? अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन के मूलों का गुणनफल निकालना है, यानी कि तीनों मूलों का गुणनफल, तो इसका फॉर्म कंसेप्ट होता है माइनस का D/A। डी मतलब ये कांस्टेंट के, ए मतलब मेरे दोस्तों यहां पर ये x³ का कोफिशिएंट के, ये भी के दे रखा है यार, यानी कि -1 आ गया सवाल का आंसर, सेकंड ऑप्शन। ये ए है, बी है, सी है, डी है, याद रखिएगा। खूब सारे सवाल आए हैं मेरे दोस्त। देखो एक हमारी ना, ये तो खैर अब हो जाएगा आज खत्म हमारा काम। मैं एक सीरीज भी चला रहा हूं शॉर्ट्स में, डेली एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। स्पेशली कोई पढ़ा नहीं रहा, पर हमने NTPC 12th लेवल वाले बच्चों के लिए सीरीज चलाई है। ये डेली में दो क्वेश्चन अपलोड करते, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, ठीक है, कि बेस्ट 50 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाए जो मोस्ट रिपीटेड है। वहां मैं ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट आपको करवाता हूं, ठीक है ना। जैसे देखो यहां पे मैंने आपको ये एक ही उसमें मैंने आपको सारे जो है क्यूबिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट समझा दिए, ए की शॉर्ट्स में दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो करना, ठीक है बच्चों। चलो आ जाइए, हो गया। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 10। 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर अभय अपनी स्पीड दुगनी कर देता है तो उसे समीर से 3 घंटे कम लगते हैं। अभय की इनिशियल स्पीड ज्ञात कीजिए। यानी कि अभय के बारे में ही यहां पर बोला गया है। अभय के बारे में ही बताया गया है और अभय की स्पीड पूछी है। अभय ने अपनी स्पीड दुगनी कर दी, यानी कि स्पीड पहले 1 थी, 1 से 2 कर दी, और आपसे पूछा अभय की इनिशियल चाल बताओ। देखो मेरे भाई, ये बात तो यहां पे समीर की स्पीड तो सेम है, समीर तो कुछ नहीं करना। मान लीजिए मेरे प्यार भी, समीर 162 किलोमीटर जाने में यह समय लेता है। समीर 162 किलोमीटर जाने में समय लेता है। बोला अभय को समीर से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो अभय जो है समीर से 6 घंटे ज्यादा लेता है। अभय मेरे प्यारे भाई समीर से 6 घंटे ज्यादा लेता है 162 किलोमीटर दूरी जाने में। अब अभय ने अपनी स्पीड डबल कर दी। अगर अभय ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो उसे समीर से 3 घंटे कम लगते हैं। तो अब जो है मेरे भाई, अभय ने स्पीड दुगनी कर दी, फास्ट चलेगा, तो समीर से अब 3 घंटे कम लगते सेम डिस्टेंस जाने में। अभय की स्पीड बताओ। देखिए डिस्टेंस तो आप सेम जा रहे हो ना, 162 किलोमीटर। रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है, कोई इक्वेशन नहीं बनानी। डिस्टेंस तो आप सेम जा रहे हो 162 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है मेरे भाई, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 2:1। यानी कि अभय को पहले 2 यूनिट टाइम लगता था, तो अब 1 यूनिट टाइम लगेगा। तो टाइम का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। जबकि टाइम का डिफरेंस ही निकाल सकते हो। पहले अभय समीर से 6 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 3 घंटे कम ले रहा है। तो अभय के टाइम का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? 9 आवर। पहले 6 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 3 घंटे कम ले रहा है। 1 की वैल्यू 9 आवर। तो अभय इनिशियली कितना टाइम ले रहा था? 2 की वैल्यू 18 घंटे। यानी कि अभय शुरुआत में मेरे दोस्तों 18 घंटे का समय लेता था। अबे पहले डिस्टेंस कवर करने में 18 घंटे का समय लेता था, 18 आवर्स का समय लेता था। और आपसे पूछा अभय की प्रारंभिक चाल, चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। अबे 162 किलोमीटर जाने में इनिशियली 18 घंटे लेता था, तो इसकी स्पीड थी 18 × 162, 9 किलोमीटर पर आवर। मान लो इसी सवाल में समीर की स्पीड पूछी जाती, तो भैया अभय पहले 18 घंटे लेता था, समीर से 6 घंटे ज्यादा है। यानी कि समीर का टाइम कितना है जर्नी का? 12 घंटे। समीर 12 घंटे लेता है, तभी तो अभय 12 से 6 ज्यादा है, 18 घंटे लेता था। तो समीर 12 घंटे लेता था 162 किलोमीटर जाने में, 12 घंटे। तो समीर की स्पीड आ जाएगी ये 12 कम 12, 4 12 3 36, 13.5, 13.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कई बार सवाल रेलवे में आ चुका है। आइए 11वां सवाल, 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक के टाइम के लिए 5.25% ब्याज की दर से 4,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो बच्चों। करो।
कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। ये कोई नया सवाल तो है नहीं, ये पहले भी कई बार आ चुका है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल है 4,000 रुपए गुणा रेट परसेंट 5.25। 5.25 का मतलब 5 प्लस 0.25। 0.25 होता है 1/4। 4×5 = 21/4%। तो यहां पे जो ब्याज की दर है 5.25, इसको डेसिमल गंदा सा है, 5 प्लस 1/4 यानी कि 21/4% ब्याज की दर लिख लो ऐसे, गुणा टाइम। टाइम आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई, यहां पर टाइम ना, क्योंकि दिन का हिसाब दिया है। वैसे भी 21 में 7 आ गया, 7 का मल्टीपल ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया, लेकिन आप सॉल्व भी कर सकते हो। एक बार बताओ, 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक कितने दिन होते हैं? देखो 2024 लीप ईयर है, 4 से कट रहा है ना, यानी कि 2024 में फरवरी 29 दिन की होगी, 28 दिन की नहीं होगी। नॉर्मली 28 दिन की फरवरी होती है, लेकिन लीप ईयर में 29 दिन की। और साल में 365 नहीं 366 दिन होते हैं, हिसाब रखेगा। जब मैं आपसे कहता हूं 12 फरवरी से 13 अप्रैल तक, तो 12 फरवरी की मॉर्निंग से 13 अप्रैल की सुबह तक लेने हैं। तो 12 फरवरी यानी कि 2024, तो 29 दिन की फरवरी होती है। 29 में से शुरू के 11 दिन नहीं लेंगे, 12 फरवरी से लेना है, यानी कि 18 दिन आ गए फरवरी में। फिर मार्च आएगा 31 दिन का, फिर अप्रैल 13 अप्रैल तक जाना, तो 13 अप्रैल की सुबह तक लेना है, यानी कि 12 अप्रैल के एंड तक, यानी कि 12 अप्रैल के एंड तक का टाइम लेना 12 ये। तो 18, 12, 30 और 31 61 दिन, तो टोटल 61 दिन हुए। जबकि सन 2024 में टोटल एक साल में 366 दिन होते हैं। तो 366 दिन टोटल में से 61 दिन का ब्याज निकालना है। और ये देखो पूरा पूरा कट गया 6 बार, यानी कि 1/6 साल, 1/6 ईयर्स का आपको ब्याज निकालना है मेरे दोस्त। तो यहां पर जो टाइम है वो 1/6 साल का होगा, ठीक है। परसेंटेज से यहां पर 2 जीरो और 4 2 40, 210/6 आ जाएगा मेरे भाई, जो कि 35 रुपए है। 35 छिक्का 210 आंसर है। अच्छा सवाल है, मैंने पूरा भी करके बता दिया, पर आप ऑप्शन से ही बना पाओगे। सवाल नंबर 12 करो जल्दी से, क्या आंसर है? हाँ, 12वां सवाल। एक्स प्लान करता है अपना खर्चा कि अपनी सैलरी का 30% रेंट पे खर्च करेगा, 25% खाने पे, 15% मेडिकल पे और बाकी 16% बाकी खर्चों के लिए। हर महीने 42,000 की बचत करता है। उसकी वेतन क्या है? यार देखो, वेतन तो 100% होता है, 100% में से खर्चा कर रहा है, या कुछ रिमेनिंग सब तो आ नहीं रहा। 30% खर्च ये कर दिया, टोटल खर्चा निकालो, 25 से कर दिया, 30 और 25 55 और 15 कर दिया, ठीक है। 70 70 और 16 86%। तो 86% खर्च कर दिया ना 100 में से। बोलो 30 25 15 40 30 70 और 16 86, 100% में से 86% खर्च कर दिया। तो उसके पास बचत कितनी है? 14% बचत है। सवाल के अनुसार उसकी बचत कितनी है? 42,000 रुपए, यानी कि 3,000 गुना 3000 टाइम्स। तो पूछा मंथली सैलरी, मंथली सैलरी है 100%, 100% के लिए भी 3,000 गुना आ जाएगी 3 लाख रुपए। सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। ऐसे सवाल रेलवे में खूब आए हुए। सवाल नंबर 13 देखिएगा, एनटीपीसी सीबीटी 1 का। यस, ये सवाल मैं पहले भी कई बार करवा चुका हूं और ये बहुत गजब का सवाल है। किसी प्रतिष्ठान के बिजली बिल का कुछ भाग जो है फिक्स है और कुछ भाग बिजली की खपत की यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो। किसी महीने बिजली का जो कंजम्पशन है 540 यूनिट है और उस महीने का बिल है 1800 रुपए। उस महीने का बिल है 1800 रुपए, ठीक है। किसी दूसरे महीने में बिजली का जो कंजम्पशन है वो 620 यूनिट है और बिल है 2040 रुपए। अगर एक महीने में 500 यूनिट बिजली खपत होती है किसी महीने में, तो उस महीने का बिजली का बिल क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे भाई सब बच्चे। प्रॉब्लम यह है कि बिजली का बिल बनाने में कुछ खर्चा तो फिक्स होता है, यानी कि ये तो आना ही आना है, चाहे आप कुछ बिजली यूज करो या ना करो। प्लस पर यूनिट का भी कॉस्ट आएगा। मान लो आपने 100 यूनिट यूज करे तो हर यूनिट के चार्ज, एक यूनिट का चार्ज 100 रुपए मानो, तो 100 यूनिट का 100 रुपए भी बिल आएगा। तो किसी महीने 540 यूनिट बिजली खर्च हुई तो फिक्स तो आएगा ही आएगा, प्लस 540 यूनिट का बिल और आएगा, तब जाके बिल बना 1800 रुपए। बात समझे कि नहीं समझे?
किसी दूसरे महीने फिक्स तो आएगा ही आएगा, प्लस 620 यूनिट आपने बिजली खर्च किए, 620 यूनिट का भी ऐड होगा, आएगा 2040 रुपए। तो आप यहां पे देखो पर यूनिट का बिल कितना आ रहा है, डिफरेंस 1800 रुपए, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, 1800 रुपए और 2040 रुपए, डिफरेंस कितना है, 240 रुपए का डिफरेंस है बिल में, 240 रुपए का मेरे भाई। जबकि पहले बिल कितना यूनिट कितनी खर्च हो रही थी बिजली की, 540, अब है 620, यानी कि 80 यूनिट। 80 यूनिट अगर आपने ज्यादा कंजम्पशन किया है 80 यूनिट, तो आपका बिल 240 रुपए बढ़ गया, यानी कि 3 रुपए पर यूनिट। बिल का जो खर्चा है वो 3 रुपए पर यूनिट का है। आपसे पूछा अगर एक महीने में 500 यूनिट बिजली चलाई हो तो बिल कितना आएगा, देखो 500 यूनिट बिजली जलाओगे तो फिक्स तो आना ही आना है, फिक्स तो आएगा ही आएगा, प्लस 500 यूनिट का और निकाल लो। जैसे 540 है, 540 नहीं 500 यूनिट का चाहिए, तो इसमें से 40 यूनिट का बिल घटा दो ना, एक यूनिट 3 रुपए की है तो 40 यूनिट आएंगी 120 रुपए की, तो ये आ गया ना, फिक्स प्लस 500 यूनिट कितने का बिल आ गया, 1680 रुपए का बिल आ गया मेरे भाई। ये आंसर है, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी। गजब का सवाल है जी। आइए, जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। मूल प्रोडक्शन को बहाल करने के लिए वर्किंग आवर्स कितने घंटे, वर्किंग आवर्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखो मेरे भाई, मान लो किसी फैक्ट्री में 10% लोग कम हो गए, 10% का मतलब 1/10, यानी कि भैया अगर पहले फैक्ट्री में 10 लोग काम करते थे तो अब 9 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब लोग कम हो गए मेरे भाई तो काम तो फिर तो सामान कम बनेगा, यानी कि हमें वर्किंग आवर्स उनके बढ़ाने पड़ेंगे अगर हमें प्रोडक्शन सेम रखना है। फैक्ट्री में लोगों की संख्या 10% कम होगी, पहले 10 लोग काम कर रहे थे अब 9 लोग काम कर रहे हैं, तो सामान भी कम बनेगा। लेकिन बोला है हमें वर्किंग आवर्स कितने बढ़ा देने चाहिए भाई, अगर आप लोगों से इन 10 लोगों से की बजाय अब 9 लोग हो गए, 9 लोगों से ही ज्यादा काम करवा लो, वर्किंग आवर्स इनके बढ़ा दो, तो आपका प्रोडक्शन, ओरिजिनल प्रोडक्शन रिस्टोर हो जाए, सेम रहे। तो भैया अगर लोगों की संख्या 10 से 9 हो गई तो वर्किंग आवर्स उल्टे रेशियो में मेरे प्यारे भी चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि पहले अगर 9 घंटे काम कराते थे तो अब उनसे 10 घंटे काम करवाओ। देखो ना, पहले 10 लोग 9 घंटे काम करते थे 90, अब 9 लोग 10 घंटे काम करेंगे, अब भी 90 घंटे काम होगा, यानी कि वर्किंग आवर्स रिवर्स रेशियो में बढ़ाने पड़ेंगे, 9 से 10 करने पड़ेंगे, यानी कि 1/9 बढ़ाना पड़ेगा, 11:1/9%। ट्रायंगल PQR में PT जो है माध्यिका है, कौन सा विकल्प सही है, ये रहा। देखो भाई साहब, ये सवाल नहीं, ये एक थ्योरम है, ठीक है जी, इसे बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। यहां तो जैसे ये आप ही के रेलवे ग्रुप डी के पेपर का और SSC CGL का दोनों का पूछा हुआ सवाल है, इस पे कैलकुलेशन में भी पूछ सकता भाई। ये ट्रायंगल PQR है, इसमें PT माध्यिका है, ये ट्रायंगल PQR है, इसमें जो है ये PT मीडियन है। मीडियन का मतलब जो लंबाई QT की होगी वही लंबाई RT की होगी, QT और ये RT दोनों बराबर होगा साइड QR का आधा। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा कंसेप्ट सही, मैं आपको लिख के बताता हूं। अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर मैंने पॉइंट P से ट्रायंगल की माध्यिका खींची है, पॉइंट P से मेरे भाई, तो इसके आजू बाजू, मीडियन के आजू बाजू की साइड है PQ और PR, मीडियन के आजू बाजू की साइड है PQ और PR, इनके स्क्वायर का सम PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ये माध्यिका है PT, इसके आजू बाजू की साइड ये PQ है, ये PR है, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ, ये माध्यिका है PT, ट्वाइस ऑफ मीडियन PT का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन PT का स्क्वायर प्लस, अब चाहे आप ये लेंथ ले लो QT, चाहे ये लेंथ ले लो RT, एक ही बात है मेरे भाई, चाहे QT ले लो चाहे RT ले लो, एक ही बात है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, QT का स्क्वायर ये है बेटा। यहां पे PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, बी ऑप्शन ठीक दिख रहा है। हो सकता है आपको इसमें कोई वैल्यू दे दे मेरे प्यारे भाई इन भुजाओं को, और आपसे माध्यिका की लंबाई पूछे, किस इसी फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी फिर। आइए 16वां सवाल, मोहन ने 153 कुर्सियां बेची और 68 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। वायरल सवाल है भैया,
मैंने मान लिया कि एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, क्योंकि सवाल में बोला है कि 68 चेयर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मान लिया एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मान लिया। किसी को कोई समस्या इसमें? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब मोहन ने कुर्सी बेची, बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है 68 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए तो 68 चेयर का सेलिंग प्राइस 68 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, 68 रुपए का। आपने 153 कुर्सी बेची है। अगर एक कुर्सी 1 रुपए की बेची है तो 153 कुर्सी कितने रुपए की बेची होंगी? 153 रुपए की। आपने 153 रुपए की कुर्सी बेची और आपको 68 रुपए का फायदा हुआ, तो चेयर्स का सीपी क्या होगा? 153 की कुर्सी बेची, आपको 68 का फायदा हुआ, तो सीपी क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 85, 85 रुपए। 85 रुपए का खरीदी होंगी, 85 पे 68 के सेलिंग प्राइस के बराबर 68 का फायदा हुआ, तभी तो 153 में बिकी। यानी कि आपका प्रॉफिट आ गया, क्योंकि प्रॉफिट सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 4/5 80%, 1/5 20%, 4/5 80% आपका लाभ हो जाएगा। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है 17, करो। पाइप अकेले खाली टंकी को 26 घंटे में भर सकता है और बी जो है वो 36 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ अगर चालू कर दिया जाए तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा? आधा भाग। देखो ए और बी दोनों चालू कर दिए जाए तो आधा भाग भरने में, तो बहुत बेसिक सवाल है। पाइप 26 घंटे मर सकता है और बी 36 घंटे मर सकता है। दोनों मिलकर भरेंगे 26 गुणा 36 बटे 26 प्लस 36 62, इतने समय में। यानी कि पूरी टंकी भरने में इतना समय लगेगा। सीधा शॉर्टकट होता है। एक आदमी काम x दिन में करता है, दूसरा y दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? x गुणा वाई बटे x प्लस वाई दिन में। लेकिन हमें टंकी का आधा भाग ही भरना है, तो आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा? बटे 2। 2 से आपका जो है 36 काट लेते हैं 18 बार, और 2 से जाएगा 13 और ये 31 बार, तो 18 गुणा 13 आ जाएगा मेरे भाई 208। 208 बटे 31 आवर। नहीं 208 क्यों आएगा? 180 और 54 आएगा ना, 180 और 54 234 आएगा भैया। 234 बटे 31, ठीक है। तो 31 सत्ते 7 बार ही जाएगा, तो एक ही ऑप्शन आएगा 7 सही 17 बटे 31। ठीक है जी, आसान सवाल था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आ जाओ अगला करेंगे। सिंप्लीफाई करो मेरे भाई। कॉट बटे कॉसेक प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 बटे कॉट थीटा, इसको सरल करो। गजब चीज मेरे भाई। ये सवाल एज इट इज रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। यह है कॉट कोसेक में। सेम सवाल 10 सेक में भी बन सकता है। मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं, घबराइए मत प्यारे बच्चे। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। 1 का मतलब 1 स्क्वायर, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी ए प्लस बी कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा जो आपको रटा हुआ होना चाहिए मेरे भाई। यहां प्रॉब्लम ये है कि यहां कोसेक प्लस 1 बटे कॉट है, या कॉट बटे कोसेक प्लस 1 है, तो यहां भी किसी भी एक चीज को बदल लो। कॉट बटे कोसेक प्लस 1 है। मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1। जहां कोसेक प्लस 1 आएगा, जहां कोसेक प्लस 1 आएगा वहां कोसेक -1 जरूर आएगा, कि इनकी गुणा कॉट थीटा होती है। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। कोसेक प्लस 1 इंटू कोसेक -1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बराबर होते हैं कोसेक प्लस 1 इंटू कोसेक -1। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट गुणा कॉट, कॉट गुणा कॉट, कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक प्लस 1 इंटू कोसेक -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं? तो मेरे भाई ये ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने जैसे लिखा हुआ है ना कॉट बटे कोसेक प्लस 1, तो इसका मतलब ये है यहां पर, ये इंस्टेंट आपको समझ जाना है, इंस्टेंट। सेम चीज हम सेक 10 में भी करते, ये आ जाएगा कोसेक थीटा -1 बटे कॉट थीटा। ठीक है भाई। अब यहां पे एलसीएम आ जाएगा आपका कॉट
और ऊपर कोसेक -1 कोसेक +1, 1 1 कट गया, 2 कोसेक थीटा, 1 1 आपका कट गया, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक को कॉट से भाग देंगे मेरे भाई, तो ये आ जाएगा आपका 2 सेक थीटा। कोसेक का मतलब 1/sin, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, साइन साइन कट गया, 1/cos बचा, यानी कि 2 सेक थीटा। शॉर्ट में लिखा करो, कोसेक 1/sin, कॉट कॉस बटे साइन, तो ये 2 सेक थीटा बचेगा। बेहतरीन सवाल। सवाल नंबर 19। अच्छा, समय दूरी चाल का आगे फिर से। एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, कर ले। वह इस दूरी का 2/3 इस समय के निर्दिष्ट समय के 3/7 समय में तय करता है। बची दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? चाल आपसे पूछा है यार, सवाल में कुछ भी नहीं है। एक आदमी ने टारगेट ले लिया कि भैया मुझे 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। लग रहा है बैलगाड़ी से जाएगा, इतना स्लो। आजकल तो 222 किलोमीटर 1 घंटे में चले जाते हैं वंदे भारत से, पर गरीब लोग कैसे जाएं, टिकट बड़ा महंगा है। तो 14 घंटे में एक आदमी को 222 किलोमीटर दूरी तय करनी है, उसने टारगेट बनाया मेरे भाई ये। अब 2/3 डिस्टेंस वो जा चुका है 37 टाइम में। बची दूरी को बचे समय में तय करने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अब देखो 222 किलोमीटर में से 2/3 डिस्टेंस वो जा चुका है, 2/3 दूरी वो जा चुका है, 2/3 डिस्टेंस तय करता है, तो बची कितनी? 1/3। 222 किलोमीटर का 1/3 डिस्टेंस बचा है। कितने समय में? देखो 3/7 समय लग चुका है। 14 घंटे में से 3/7 समय वो बिता चुका है, यानी कि 6 घंटे। 6 घंटे बीत चुके हैं, तो बचा समय कितना? 8 घंटे में जाना है। ये डिस्टेंस बची हुई 8 घंटे में। बोलो हाँ। 14 घंटे में से 3/7 अगर बीत गया है, तय कर लिया उसने, तो बचा 4/7। 14 का 4/7 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 8 घंटे आ जाएगा। तो बची हुई दूरी है ये, 8 घंटे में जाना है। तो 3 से भैया 3 7 21, 3 चौक 12, 2 से भी कट जाएगा, 37/4, यानी कि 37/4 किलोमीटर बराबर आ जाएगा 4 नाम 36, 9 पॉइंट। ये वाला आंसर है, थर्ड ऑप्शन। कुछ भी नहीं था सवाल में, बस लैंग्वेज अलग से लिखी है। अगला सवाल, 2 साल बाद एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रम से 4,992 और 34,992 रुपए। अगर ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की गई है तो ब्याज की वह दर क्या है? बोलो जी, जल्दी से करेंगे। देखो 2 साल बाद एक धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये 2 साल बाद प्राप्त राशि, यानी कि 2 साल बाद अमाउंट है। ये अमाउंट, द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी आर 4992 एंड 34992। आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है, यानी कि कोई धनराशि 2 साल में 34,992 अमाउंट हो जाती है और ब्याज है 4,992 रुपए। ब्याज की दर क्या है? पहले तो आप प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल क्या होगा मेरे भाई? ये आपका अमाउंट है, ये 2 साल में ब्याज मिला, तो अमाउंट में से ब्याज घटा दो, अमाउंट में से ब्याज घटा दो। 34,992 में से 4,992 घटाएंगे 30,000 रुपए, तो आपका प्रिंसिपल 30,000 रुपए है भाई। ब्याज की दर पूछने, देखो समय ज्यादा नहीं है, 2 साल है। आप बताओ 30,000 रुपए पर 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 4,992 रुपए। 30,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल में कितना ब्याज मिला? 4,992 रुपए। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला 2 साल का? तो आप 2 साल का ब्याज निकाल लो, 2 जीरो कट जाएगा। यह आएगा मेरे भाई 3 एकम 3, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 3 चौक 12 बटे 100 भी है तो दशमलव, यानी कि 16.64%। तो मैं कह सकता हूं कि 2 साल में आपको प्रिंसिपल का 16.64% ब्याज मिला। यह भी एक तरीका है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। 2 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला? 16.64% ब्याज मिला प्रिंसिपल का। बोले हां। अब बताओ अगर 2 साल में 16.64% ब्याज मिला है तो ब्याज की दर क्या होगी? क्या 8 होगी? 8 और 8 का सक्सिव 16.64 आएगा, बिल्कुल होगी। 9 और 9 का सक्सिव 18 से बड़ा आएगा। 6 और 6 का सक्सिव
13 से छोटा आएगा, 7 और 7 का सक्सेसिव नहीं। अगर ब्याज की दर 8% है तो ही तो 2 साल में 8 + 8 + 8 × 8/100, यही तो 16.64% हुआ, यही तो 16.64% हो पाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन अप्रोच भी बढ़िया है मेरे दोस्तों 2 साल के लिए। आगे चलेंगे 21वां सवाल। ए और बी किसी काम को 25 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम करता है फिर काम छोड़ देता है, ठीक है। बचे काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? बचे काम को पूरा करने के लिए आसान सी बात है, एलसीएम से भी कर सकते हैं, रेशियो भी ले सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए 25 दिन में काम कर सकता है, बी 18 दिन में काम कर सकता है, तो टोटल वर्क आ गया इनका एलसीएम। अब 25 18 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 25 × 18 450 टोटल वर्क आ गया 450। तो ए की एफिशिएंसी 18 आ गई और हमारे बी की आ जाएगी 450/18 25। ये दोनों की एफिशिएंसी आएगी रिवर्स 18 25। अब ए 4 दिन अकेले काम करता है, तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा? ए की एफिशिएंसी 18 है, एक दिन में 18 कुर्सी बनाता है, 4 दिन में 72 काम कर देगा। 450 में से 72 काम कर देगा, तो बचा कितना मेरे प्यारे भाई? 378। ये काम बाकी है, 378 यूनिट काम बाकी है। इस बचे काम को कौन करता है? बी करता है। इस बचे काम को बी करेगा 25 एफिशिएंसी के साथ इतने दिन में, तो काम होगा 378/25 दिन में। 26 तो आएगा नहीं बेटा, नीचे 25 आएगा, ऊपर 8 आना चाहिए, तो यूनिट डिट मैच कर लूंगा। 5 × 5 = 25, 5 और 3 8, बिल्कुल सही। 5 × 3 0 + 3 3, ये गलत है, ये वाला आंसर हो जाएगा। खेल खत्म। आओ सवाल है आपके सामने भाई 22वां। ओके, ये सवाल तो थोड़ा सा पार्टनरशिप का है। 3 आदमी XYZ ने 13 20 15 के रेशियो में अपने हिस्सों को साथ एक बिजनेस शुरू किया। 7 महीने के बाद वाई ने अपना 33% वापस ले लिया, जबकि जेड ने साल पूरा होने से 5 महीने पहले 24% वापस ले लिया। साल के एंड में कुल प्रॉफिट 16,100 रुपए साल के एंड में, तो जेड का शेयर क्या होगा? भाई साहब देखो, प्रॉफिट बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में, तो आपको यहां पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो निकालना है। 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया 13 20 15 के रेशियो में, लेकिन मुझे कैलकुलेशन भी तो देखनी है। एक्चुअली 7 महीने के बाद वाई ने 33% निकाल लिया, 33% मतलब 33/100 निकाल लिया, जबकि जेड ने 24% निकाला। 24% मतलब 4% 1/25, 24% होता है 6/25। तो मुझे यहां पे जेड का बटे 25 करना है, वाई का बटे 100 करना है, तो यानी कि 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, बिल्कुल सही। एक काम करो, XYZ ने 13 20 15 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, इसका 5 गुना कर लो। 13 20 15 इस रेशियो को 5 से गुणा कर दो, 13 पंजे 65, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75। XYZ ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साल के एंड में, साल का मतलब होता है 12 महीने में, एक साल की एक 12 महीने की कहानी ले रहे हैं। वाई और जेड ने अपना हिस्सा निकाला, एक्स ने कुछ नहीं करा, नहीं कि एक्स ने 65 इन्वेस्ट किया पूरे 12 महीने के लिए। अब वाई की बात पे आइए, वाई ने 7 महीने के बाद 33% निकाल लिया, यानी कि वाई ने 100 इन्वेस्ट किया पूरे 7 महीने के लिए। 7 महीने बाद 100 में से 33 निकाल लिया, 100 में से 33 निकाल लिया, बचा 67, यानी कि वाई ने 67 इन्वेस्ट किया फिर 5 महीने के लिए। तो ये तो 7 और 5 टोटल 12 महीने होगा। आप बोलोगे है सर, जेड ने साल पूरा होने से 5 महीने पहले 24% निकाला, बढ़िया अलग सा बोला है। इस साल पूरा होने से 5 महीने पहले जेड ने निकाला, यहां पे निकाला बेटा, यानी कि 7 महीने तक एज इट इज इन्वेस्ट किया। जेड ने 75 इन्वेस्ट किया है मेरे भाई 7 महीने तक, 7 महीने के बाद 24% निकाल लिया। 75 का 24% कितना होता है? 75 का 24% होता है मेरे भाई 18, तो 75 में से 18 निकाल लिया, तो बचा कितना? 57। तो यानी कि बाकी 57 जेड ने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो ही तो 7 और 5 12 आएगा।
लिखने का तरीका अलग है मेरे प्यारे, भी है तो सेम ही बात। तो एक्स वाई जेड के बीच जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांटा जाएगा। मुझे लगता है अब ये बात सभी को समझ में आ गई है, इसको सॉल्व करना है। हालांकि ये 5 से कट रहा है तो घर में घुस के 5 से काट दो। 5 से कट रहा है 65 13 बार, जैसे 5 से 100 कट गया 20 बार, ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से 75 15 बार और ये 5 बार। तो 13 गुणा 12 आ गया बच्चों 156 रेशियो, आएगा 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140 में 67 जोड़ेंगे तो 207 और रेशियो 15 सत्ते 105, 105 में 57 जोड़ेंगे तो 162, 162 ये आ गया भाई। ठीक है, ओके। ये 3 से और कट गया भैया, ये 3 से और कट गया 52 बार और ये 69 बार और ये 3 से कट गया मेरे प्यार भी 54 बार। यानी कि प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा जाएगा। जेड का शेयर पूछा, जेड का शेयर आ रहा 54, यानी कि 9 का मल्टीपल 24 4 28 नहीं, 5 5 10 तो 12 नहीं, 6 3 9 5 9 4 6 10 8 18 ये आंसर है। ये आ गया। गजब का सवाल मेरे भाई। जेड का शेयर आपसे पूछा 54 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना आएगा मेरे भाई? अभी 52 प्लस 69 हो जाएगा आपका 110 और 11 121, 121 में 54 जोड़ेंगे तो 4 1 5 175 आ जाएगा। 175 हो गया मेरे भाई टोटल। 175 में जेड का शेयर 54 है, कितने का? 16,100 रुपए का। ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7 से जाएगा 161, 23 बार, 23 सत्ते 161 होता है, 23 गुणा 4 गुणा 54 ये आ जाएगा भैया। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। पार्टनरशिप का लेटेस्ट आया था एनटीपीसी में। किसी समय एक बिजली का खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है। खंबे की हाइट ज्ञात कीजिए। खंबे की हाइट, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। 2-3 सवाल तो आ ही रहे हैं हर साल रेलवे के ऐसे पेपर में, कोई भी पेपर हो, कुछ भी लॉजिक नहीं है बेटा। किसी भी इमारत हो, पेड़ हो, बिल्डिंग हो, आदमी हो, सबकी शेडो कैसे बनती है? सूरज की किरणों की वजह से, सन के एलिवेशन एंगल की वजह से। अब सूरज की पोजीशन फिक्स है, सन का एलिवेशन एंगल अगर किसी टाइम बनेगा हर ऑब्जेक्ट से सेम बनेगा मेरे भाई। तो जो लंबाई का रेशियो है और जो शेडो का रेशियो वो सेम होना चाहिए, बस ये लॉजिक है भाई। हमें नहीं पता बिजली का खंभा कितना लंबा है, लेकिन इसकी परछाई की लंबाई कितनी है? 42 मीटर है। उसी टाइम यानी कि सेम सन का एलिवेशन एंगल है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, 12 मीटर ऊंचा, इसकी शेडो बननी है 16 मीटर की, तो बराबर होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल। मैंने इक्वल कर दिया, बोलो। खंबे की हाइट नहीं पता, शेडो उसकी 42 मीटर है, पेड़ है 12 मीटर ऊंचा, शेडो उसकी 16 मीटर है, इक्वल कर दिया हमने यहां से। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 4 से चला जाएगा मेरे भाई ये 10.5 बार, तो 10.5 का 3 गुना आ जाएगा 31.5 मीटर। तो 31.5 मीटर यहां पे खंबे की हाइट आ जाएगी, पहला ऑप्शन। सवाल नंबर 24, रेलवे आरपीएफ एसआई का बनाइए। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की दो लगातार छूट देने के बाद 940.8 रुपए बेचता है। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया होता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? दिस वॉज ए वायरल क्वेश्चन इन रेलवे। हालांकि एनटीपीसी में कम आया, लेकिन गजब का सवाल है, ध्यान सुनिएगा। इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये लाइन है, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो 25% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, आप सबसे पहले कोई सामान खरीदते हो, खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस फिक्स करते हो। अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, इसका मतलब आप सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचोगे। एक दाम की दुकान है, वो कोई छूट नहीं बेटा, जो एमआरपी लगा दिया, जो अंकित मूल्य उसी पे सामान बेचेंगे। यानी कि बिना किसी डिस्काउंट के सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे। मार्क प्राइस पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तो इसका मतलब वस्तु का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, यही पहली चीज है। अब देखो, पहली लाइन पर आ जाते हैं। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर।
पहले आपने मार्क प्राइस पे 44 कितना डिस्काउंट दिया, 84% डिस्काउंट दिया। 84% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई बच्चों, फिर आपने उस पर 44% डिस्काउंट दिया और फाइनली आपने सामान को बेचा। कितने में बेचा है मेरे भाई, 940.8 रुपए में आपने वस्तु को बेचा है। 940.8 रुपए में, 940.8 रुपए में बेचा। क्लियर है। आपसे पूछा वस्तु का लागत मूल्य, सीपी आपसे पूछा है, तो सक्सेसिव ही तो है, ये लगातार सक्सेसिव ही तो है। फाइनल वैल्यू आपको दे रखी है सेलिंग प्राइस, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है। कैसे कर लीजिएगा भाई, फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, रेशियो करेंगे। 25% मार्कअप है 1/4, 84% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 21/25। 44% होता है क्या, देखो 4% 1/25, 44% ये 11 गुना है, 11/25। पहले आपने 25% मार्कअप किया, 25% मार्कअप का मतलब 1/4, 4 रुपए की सीपी का सामान 5 का हो गया। फिर आपने 21/25 डिस्काउंट दिया, 25 पे 21 का डिस्काउंट दिया, 25 का सामान 4 में बेचा। फिर आपने 25 पे 11 का डिस्काउंट दिया, तो 25 में से 11 घटाओ, 25 का सामान 14 में बेचा। ये आ गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 25 5 बार कट गया, यानी कि आ गया 25 पंजे 125 और 14। ये रेशियो आ गया मेरे भाई इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का, यानी कि अगर आपका सीपी 125 है तो फाइनली सामान 14 में बिका। 14 की वैल्यू है मेरे भाई ये, ठीक है। 14 चिंग 84 और 10, 14 सत्ते 98 और 2 14 दूनी 28, 67.2 टाइम्स। 125 की वैल्यू भी 67.2 गुना होगी, ठीक है। वैसे ना एंड में 0 ही आएगा, ये वाला आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। देखो जैसे मुझे 125 की गुणा करनी है 67.2 में, 125 8000 होता है। ये जो नंबर 67.2 है ये 8 से कट रहा है, इसको 8 से, इसमें से 8 अलग निकाल लो, 8 अट्टे 64 .8 चौक 32 ही आ गया। 125 गुणा 8 1000, 1000 की 8.4 में गुणा करेंगे 8400। ऐसी कैलकुलेशन होती है भाई, याद होनी चाहिए थी मेरे भाई। 125 अट्टे 1000। 25वां सवाल, एक तंबू में 30 आदमी रह सकते हैं। हर आदमी के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर की जगह और 120 मीटर क्यूब हवा चाहिए। तंबू की हाइट ज्ञात करो। देखो बच्चे, तंबू जो है वो शंक्वाकार तंबू है, ऐसे टेंट है। इस टेंट में मेरे भाई यहां पे जैसे हम आदमी बिठाएंगे तो हवा भी चाहिए, वेंटिलेशन भी चाहिए। तो इसका वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये टेंट के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि शंकु का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट एच। अब हमें एक टेंट में कितने लोग, 30 लोग ठहराने हैं। हर आदमी के पास जमीन पे 5 मीटर स्क्वायर का जगह और 120 मीटर क्यूब का स्पेस चाहिए एक आदमी को। टेंट की हाइट, एक बार बताओ, अगर हमने एक आदमी को सेटल करने के लिए स्पेस दे दिया तो बाकी तो अपने आप सेटल हो ही जाएंगे। एक आदमी पे ध्यान दो, इस 30 जितने आदमी दे रखे उस पर कोई मतलब नहीं है आपको। एक आदमी को जमीन पे कितनी जगह चाहिए, 5 मीटर स्क्वायर। हवा कितनी चाहिए, 120 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम 120 मीटर क्यूब होना चाहिए टोटल एक आदमी के लिए। और बेस का एरिया कितना, 5 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए भाई। सोएगा खाएगा पिएगा और हाइट आपको निकालने, बस ये हो गया। 5 से 120 24 बार जाएगा, 24 या 72 मीटर, ये आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है जो लगातार आया है। सवाल नंबर आप करेंगे यहां पे 26। देखिए बस एंड होने वाला है हमारा काम भी, जिम्मेदारी भी और ये मॉक टेस्ट भी। अगर अंडर रूट 162 माइनस 112 रूट 2 बराबर a माइनस बी रूट 2 है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ अप्रॉक्स में। जी, अगर हमें सवाल सॉल्व करना है तो हमें ये ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके। यहां तो रूट है नहीं, यहां रूट लगा हुआ है, तो पहले इस रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये जो रूट है मेरे दोस्तों, ये तभी सॉल्व होगा जब अंदर परफेक्ट स्क्वायर बने, और वो किस फॉर्म का होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा क्योंकि यहां अंदर माइनस है। ये 2ab होना चाहिए मेरे भाई। तो इसमें से आप पहले 2 बाहर निकाल लो। अंडर रूट 162 माइनस 112 में से 2 बाहर निकालो, 2 गुणा 56 रूट 2, 56 दूनी 112।
अब 56 को ब्रेक करो, स्क्वायर का सम 162 बना। 56 का मतलब 8 सत्ते 56। 56 को देखकर दिमाग में एक ही चीज आते, 8 सत्ते 56, यानी कि 8 गुणा 7√2। 8 गुणा 7√2। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। मेरे भाई स्क्वायर का सम 162 होना चाहिए। 8 है और ये 7√2 है, तो स्क्वायर का सम देखो, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7√2 का स्क्वायर क्या होता है, 49 दूनी 98। 64 प्लस 98 बिल्कुल सही यार, 162 हो गया। यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी बन गया कि 8 का वर्ग प्लस 7√2 का वर्ग माइनस 2 गुणा 8 गुणा 7√2 है। तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका अंडर रूट आ जाएगा मेरे भाई a माइनस बी। बताओ 8 बड़ा होता है कि 7√2 बड़ा होता है? 7√2 बड़ा बेटा, क्योंकि 7√2 का स्क्वायर बड़ा है, 8 का स्क्वायर छोटा है। तो यानी कि 7√2 बड़ा नंबर है, 8 छोटा नंबर है, तो इसका रूट आएगा 7√2 माइनस 8। क्लियर है? और ये किसके बराबर बोला है, सवाल में बोला है a माइनस बी रूट 2 के बराबर। तो यहां से कंपेयर करो, यहां a की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस 8, या रूट 2 में माइनस बी से गुणा है, या रूट 2 में 7 से गुणा है, यानी कि b की वैल्यू भी माइनस 7 आ जाएगी। a की वैल्यू माइनस 8, b की वैल्यू भी माइनस 7। ये पूछे यहां रख दो, तो 8 का स्क्वायर 64, b की वैल्यू 7 माइनस 7 7 के 49, तो 64 प्लस 49 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 4 10 113। रूट 113 आ गया। अब 113 का रूट 10 से तो बड़ा आएगा, लेकिन 12 से छोटा होगा, 11 से भी छोटा होगा, 10 से बड़ा आएगा, यह आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते, सवाल नंबर 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। त्रिकोणमिति के हमने 3 सवाल डाल दिए, ज्यादा डाल दिए, चलो कोई बात नहीं, करो। देखो ये आसान है, इसमें आपको कोई वैल्यू फैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है। आपको करना, आप एंगल ए को 45 डिग्री रख लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन भैया जब सवाल सीधा ही सॉल्व हो रहा हो तो वैल्यू पुटिंग की जरूरत ही नहीं है। ये क्या आपको सीधे सीधे फॉर्मूले नहीं दिखाई दे रहे? मैंने 1 सेकंड में देखते बता दी कि ये 1/sec प्लस 10 है। 1/sec प्लस 10 है क्या होता है, sec माइनस 10 है, sec माइनस 10 है। जब सीधी सीधी चीज दिखाई दे रही है, क्या है, 1/cosec माइनस cot। तो cosec 1/cosec माइनस cot क्या आएगा, cosec प्लस cot। कि cosec माइनस cot और cosec प्लस cot एक दूसरे के उल्टे होते, रिवर्स होते हैं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब देखो ये sec, ये माइनस की गुणा हो रही है, माइनस sec कट जाएगा। ये माइनस का cosec प्लस का cosec कट जाएगा। माइनस की इस अंदर वाले माइनस में गुणा होगी tan, और ये प्लस क्या बच गया मेरे दोस्तों, प्लस कॉटे। तो tan a प्लस कॉटे बच गया, यही आंसर होना चाहिए। हालांकि ये भी फॉर्मूला है, और tan a प्लस कॉटे खुद आगे फॉर्मूला होता है sec इंटू cosec का। tan a प्लस कॉटे बराबर 1/sin इंटू कॉस, या sec इंटू cosec। बात को समझे, आगे आ जाइए बच्चे। सवाल नंबर है आपके सामने 28। यह सवाल आपको टफ लग सकता है, बहुत टफ। आपको यहां पे 3 इक्वेशन दी हैं, 3 इक्वेशन दी हैं। मान लो एक इक्वेशन ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6, दूसरी है 2x माइनस वाई प्लस 3z 14, और तीसरी इक्वेशन है मेरे भाई ये। यहां से आपको सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालना है। हालांकि ऐसा नहीं आप सॉल्व नहीं कर सकते, पर 2 इक्वेशन को सॉल्व करना जल्दी होता है। यहां 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑप्शन से चेक करना है। हमेशा एक्स वाई जेड के वैल्यू दे, जो ऑप्शन सेट हो जाए वो आंसर है। क्या पहला सेट हो रहा है, -4/3 प्लस 4/3, ये यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 होना चाहिए, जोड़ के 6 आना चाहिए। -4/3 प्लस 4/3 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल ये 6 आएगा। ये कट जाएगा, 5 आएगा तीनों को जोड़ के। इनको जोड़ोगे बेटा यहां भी 6 आएगा, इनको जोड़ोगे ये कट जाएगा, माइनस का 6 आएगा, गलत। यानी कि 2 ऑप्शन में फंस गया, ए और सी। इन दोनों को जोड़ के 6 आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6। तो आप एक और इक्वेशन चेक कर लो, एक और इक्वेशन चेक कर लो, ये वाली चेक कर लेते। अगर एक्स की जगह -4/3 रखेंगे तो माइनस का 8/3, वाई की जगह रखो मेरे भाई यहां पर ये माइनस का 4/3, और जेड की जगह आप रखो यहां पर 6, 6 3 18। तो -8/3 -4/3 -12/3 हो गया, माइनस का 4, -4 में 18 जोड़ूंगा 14। ये वाला सेट हो रहा है। अगर ये सेट होगा, कंफर्म ये नहीं होगा अब, ठीक है।
क्योंकि वैल्यू बदल जाएंगी। आगे चलेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर है 29 आपके सामने, करो एलसीएम एचसीएफ का। दो संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 और 480 है। संख्याएं 5-8 के रेशियो में है, संख्याओं का डिफरेंस क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हिंदी में महत्तम सार्वभाजक, यानी कि इसको बोल, यही एचसीएफ होता है, ये कोई और दूसरा प्राणी नहीं पैदा हो गया, ये एचसीएफ का ही दूसरा नाम है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। एचसीएफ 12 दिया है, संख्याएं 5-8 दिए, संख्याओं के बीच का डिफरेंस आप संख्या नहीं निकाल सकते। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो संख्या 12 से कटने वाली होंगी। संख्या 5-8 के रेशियो में तो एक संख्या होगी भैया 12 गुणा 5 और दूसरी संख्या होगी मेरे भाई 12 गुणा 8। आप इनका रेशियो लेंगे 12 से 12 कट जाएगा, क्योंकि जब रेशियो लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट जाता है, रेशियो 5-8 ही आएगा। ये संख्याएं होंगी यही, एचसीएफ को रेशियो से गुणा कर दिया करो। आपसे इनका डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई ये 3 गुणा 12 यानी कि 36 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लास्ट सवाल करेंगे टेस्ट का। लास्ट सवाल मेरे भाई हमारे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 5वें मॉक टेस्ट का है, हाँ अंडर ग्रेजुएट का ये। किसी आंकड़े का माध्य और बहुलक यानी कि मीन और मोड दिया है, तो आपसे पूछा मूलानुपाती सूत्र या इंग्लिश में इंपेरिकल फॉर्मूले का यूज करते हुए मीडियन बताओ। यह सवाल तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको इंपेरिकल फॉर्मूला याद ना हो। आप मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, एक सवाल हर शिफ्ट में इंपेरिकल फॉर्मूले पे डायरेक्ट आएगा, और फॉर्मूला ये होता है मोड मीडियन मीन में। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। इसमें से आपको कोई दो वैल्यू देगा और भाई आपसे तीसरी वैल्यू पूछेगा। जैसे यहां पर मेरे दोस्तों डाटा का मीन दिया है ये और मोड दिया है 61.7, तो मोड 61.7 है, मीडियन आपसे निकालना है, तो मीडियन को मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क माइनस, मीन कितना है 51.5, तो 51.5 का दुगुना आ जाएगा 103, 103 इधर ले आते हैं तो आ जाएगा 103 माइनस से इधर आके जुड़ जाएगा तो आएगा 164.7 बराबर थ्राइस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 1 3 चौक 12, तो 3 आम 27, 54.9 आ जाएगा मेरे भाई, 54.9 ये रहा आंसर चौथा। ये आपकी मीडियन आ गई, बात खत्म। ठीक है जी, इसी के साथ ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। बहुत जल्द जो है मैं इन सभी मॉक टेस्ट की एक सिंगल वीडियो कंपाइल करके चैनल पे डलवा दूंगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो हम सीरीज चला रहे हैं एनटीपीसी के लिए शॉर्ट्स की फॉर्म में, ये आप जरूर देखा करो, अच्छा खासा इससे रिवीजन होगा मेरे भाई। ठीक है, मैथ्स का भी बहुत अच्छा खासा वेटेज आपके पेपर में, रीजनिंग लगभग सभी बच्चे बना ले रहे हैं, रीजनिंग से कुछ डिसाइड नहीं होना, डिसाइड होना है मैथ्स से और जीएस से। ठीक है भाई, जीके से, तो ये दोनों सब्जेक्ट बड़े ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। ठीक है, लाइव टेस्ट आएगा सैटरडे संडे, उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। मॉक टेस्ट कैसा लगा, सवाल कैसे लगे, मुझे कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद, बाय।